हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज और ये तीसरा टेस्ट है आज जीएस का। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये 2 टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ जाके सॉल्व कर लीजिए, चैनल पर अपलोड है। साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का ये जो टेस्ट है ये जीएस का तीसरा टेस्ट है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप लोग जो है 22 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है इसको लेकर के बहुत सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अभी आयोग की तरफ से कुछ नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए और 1-1.5 महीने जो भी आपके पास बचा हुआ है शेष, उसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पेपर जब होगा भी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि तैयारी नहीं है, इस बेसिस पे कुछ हो। तो तैयारी करके अच्छे से पेपर के लिए माइंडसेट बना लीजिए कि नहीं पढ़ना है, और पढ़ना नहीं है तो फिर करना भी क्या है। पढ़ाई तो ज़रूरी ही है पेपर क्लियर करने के लिए। तो इसलिए पेपर पे फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करिए, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जब आयोग की तरफ से ऑफिशियल कुछ आएगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से किस देश ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों को भेजने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्रता दिवस परेड 2024 में किसी विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? जर्मनी के, यूनाइटेड किंगडम के, संयुक्त राज्य अमेरिका के या फिर फ्रेंच के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय तेल गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर अदानी ग्रीन एनर्जी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ONGC। नेक्स्ट प्रश्न है निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, या ऑप्शन डी है सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर 2024 नामांकन अर्जित किया। यह डॉक्यूमेंट्री एक भारतीय किसान की बेटी के क्रूर यौन उत्पीड़न के बाद न्याय के लिए कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष की आलोचना का सामना करने वाले किस देश की संसद ने हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो श्रीलंकाई संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 108 और विपक्ष में 62 वोट पड़े। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस देश की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रयास का समर्थन किया? स्पेन, फिनलैंड, टर्की या फिर यूक्रेन? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टर्की। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो तुर्की की संसद ने स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन किया, जो गठबंधन में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास में एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ या फिर ऑप्शन डी है आसियान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नाटो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नाटो का जो फुल फॉर्म है यह है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं, इसने
स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 2024 शुरू किया है, जो शीत युद्ध के बाद से इसका सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है, जिसमें जो है 90,000 से अधिक विमान शामिल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए उधार देने की योजना के साथ किस संगठन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, REC, PFC, NTPC या फिर NHPC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा REC। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो महारत्न बिजली वित्त कंपनी, ये महारत्न कंपनी है, इसको जानते रहिएगा। REC लिमिटेड को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करना। REC लिमिटेड ने CMD विवेक कुमार देवांगन के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1,20 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी तैयार की है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे इनसैट 3DS उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है कि खगोलीय अवलोकन और अंतरिक्ष अन्वेषण। ऑप्शन बी है मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन। ऑप्शन सी है संचार एवं प्रसारण सेवाएं। ऑप्शन डी है नेविगेशन और भूस्थानिक मानचित्रण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे इनसैट 3DS उपग्रह का प्राथमिक जो उद्देश्य है यह है कि मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए निर्धारित इनसैट 3DS मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करता है। यह मौसम विज्ञान उपग्रह सामाजिक लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी है सऊदी अरब। ऑप्शन सी है ओमान। ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग का परिणाम है, जो द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस अभ्यास में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज और भारतीय सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन शामिल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री ने किस संस्थान के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी है संसद। ऑप्शन सी है दिल्ली उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी है विधि विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट संस्थान के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट और डिजिटल कोर्ट 2.0 जैसी नागरिक केंद्रित तकनीकी पहलों पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। ये प्रगति सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के अवसर पर उसके भीतर कानूनी प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो हीरक जयंती कब मनाई गई? तो 75वें वर्ष पर मनाई गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई UPI भुगतान सीमा क्या है? तो नई UPI जो भुगतान सीमा है वो कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 लाख से 5 लाख रुपए। ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। ऑप्शन सी है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए UPI भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जैसे कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के दौरान घोषित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति को चिन्हित करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन सी है कैप्टन सोनिया नारंग। ऑप्शन डी है कैप्टन गीतिका कौल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन गीतिका कौल को पहली महिला चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कैप्टन गीतिका कौल एक महिला सेना चिकित्सक ने सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है, जो भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन
डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है इथोपिया, ऑप्शन डी है केन्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केन्या को। तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो की यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण सुविधा दी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, नासा से जुड़े हाल ही में मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने? श्रेया गुप्ता, अक्षता कृष्णमूर्ति, अर्जुन पटेल या फिर प्रिया सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। MIT में विशेष डिग्री के साथ डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने समर्पण और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए नासा में अपने पहले काम के हिस्से के रूप में मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन हाथियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित समाधान गजराज प्रणाली लागू कर रहा है? गजराज प्रणाली लागू कर रहा है, ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेल जो है यह गजराज प्रणाली शुरू कर रही है। तो गजराज प्रणाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित समाधान है, जिससे रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत के रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण में एक अग्रणी कदम का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? ईरान, रूस, सऊदी अरब या फिर वेनेजुएला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वेनेजुएला से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री जैसे मध्यस्थ भी शामिल हैं। संभावित प्रत्यक्ष बिक्री के लिए भारतीय कंपनियों और वेनेजुएला के PDVSA के बीच सीधी बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट की योजना का अनावरण किया? ऑप्शन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर ऑप्शन डी है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसरो भारत के उद्घाटन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लीजियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थियरी मैथो, ऑप्शन बी है के सीवन, ऑप्शन सी है BR ललिताम्बिका, ऑप्शन डी है मायाल स्वामी अन्नादुरई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, BR ललिताम्बिका को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR ललिताम्बिका। आपको ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और तो CNES और इसरो के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचानी जाने वाली BR ललिताम्बिका को फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लीजन डी ऑनर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में सक्रिय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। महासागर भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल का नाम है, जो क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय आभासी बातचीत को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान यानी कि PM जनमन का फोकस क्या है? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी है कृषि आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है विशेष रूप से कमजोर जनजातियाँ, या ऑप्शन डी है
ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। तो पीएम जनमन किसके लिए है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन पहल का उद्देश्य विशेष रूप से 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि पीबीटीजी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने लंदन में न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की? ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक या फिर अमेरिकन एयरलाइंस या फिर अमीरात? किसने किया है? तो ये जो है महारत हासिल किया है वर्जिन अटलांटिक ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्जिन अटलांटिक ने लंदन से न्यूयॉर्क तक दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान का सफल संचालन करके इतिहास रच दिया, जिससे विमान उद्योग की स्वच्छ और अधिक टिकाऊ विकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई स्थित कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निबाण नामक दुनिया के पहले 3D मुद्रित इंजन का उड़ान परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं, रॉकेट लैब्स, अग्निकुल, स्काई स्पेस इनोवेशन या फिर स्टार लॉन्च डायनेमिक्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अग्निकुल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चेन्नई स्थित स्टार्टअप्स अग्निकुल अग्निबाण नामक दुनिया के पहले 3D मुद्रित इंजन का उड़ान परीक्षण करने के लिए तैयार है, जिसमें वर्ष के अंत तक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन निर्धारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मिशन मित्रशक्ति 2023 दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेना के सैनिकों को एक साथ लाते हुए कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, कोलंबो, पुणे या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मित्रशक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें भारतीय और श्रीलंकाई सेना वायुसेना के सैनिक शामिल थे, पुणे के दक्षिणी कमान विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो दधेरी जो है यह पंजाब का एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये जो कालानुक्रम है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शंकराचार्य का जो काल था वह 8वीं सदी था, रामानुज का 11वीं से 12वीं सदी था और चैतन्य का 15वीं सदी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या फिर भगवत पुराण? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। कृष्ण जो थे यह वृष्टि वंश से संबंधित थे, वे घोर अंगिरस के शिष्य थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सामान्य जन चावल तथा पल साग यानी कि कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। दूसरा है कि हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा की शोभा थी, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। अब यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अश्वारोही सेना के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोहे की रकाब ने कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया था। दूसरा है कि लोहे की रकाब की वजह से अश्वारोही बिना संघात के झटके के कारण गिरे शरीर के पास बल्लमों को कसकर पकड़े हुए धावा आक्रमण भी कर सकते थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे भी दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नलिखित का अंकन है। ऑप्शन देखते हैं, पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। दूसरा कथन है कि एक ओर कलिम और दूसरी ओर अरबी अक्षरों में उसका नाम। तीसरा है कि पूर्व भाग पर उसका नाम और पृष्ठ भाग पर टकसाल का नाम एवं टंकण बरस। ऑप्शन डी है, पूर्व भाग पर राशियों के चिन्ह और पृष्ठ भाग पर फारसी अक्षरों में उसका नाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इनका कारण था, तो इनका जो कारण था यह था कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास में संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। ऑप्शन ए गाँव का मुखिया, ऑप्शन बी वरिष्ठ असैनिक कर्मचारी, ऑप्शन सी करद प्रधान या फिर ऑप्शन डी सेना कमांडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेना कमांडर का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अमर नायक जो थे यह एक सैनिक कमांडर थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे निर्देश है कि कथन और कारण दिए हुए हैं, इनका आंसर यहाँ पे बताना है। तो कथन कारण नीचे दे दिए गए हैं, पहले पढ़ लेते हैं कथन को। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण क्या है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कथन की जो कारण है वो व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो जहांगीर का बल्ख का युद्ध दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि मुगल काल में जो बल्ख का युद्ध हुआ था यह 1946 में शाहजहाँ के काल में हुआ था। तो ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी खानवा का युद्ध बाबर के काल में, हुमायूं के युग में चौसा का युद्ध हुआ था और अकबर के युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के हिंदी फारसी यानी कि इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रयुक्त किए जाते थे। ऑप्शन देखते हैं, रैयत, आसामी, मुजरियान या फिर मजूर। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रैयत, आसामी और मुजरियान कहलाते थे कौन, तो किसान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राक्षसी तगड़ी युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव था। दूसरा है कि इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में, तो राक्षसी तगड़ी युद्ध के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे पांडिचेरी में फ्रेंच, गोवा में जो हो जाएंगे पुर्तगीज हो जाएंगे, पुर्तगाली, और ट्रावनकोर में तो यह डेनिश हो जाएंगे, और सद्रास में तो ये डच हो जाएंगे। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अब यहाँ उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है 1853 के द्वारा एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये गलत है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के हिस्सों में लागू किया गया। दूसरा है चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम, बेंजामिन डिज़रायली, टी.आर. होम्स या फिर आर.सी. मजूमदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टी.आर. होम्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया? 1810, 1793, 1885 या फिर 1832। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 1832 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो वर्ष 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग दामिना काह के रूप में सीमांकन किया। दामिनी कोहराज महल की पहाड़ियों में बसा एक क्षेत्र था जिसमें आदिम जनजातियों के 3 समूह सौरिया पहाड़ियाँ, कुमार भाग पहाड़ियाँ और मल निवास करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में, 5 मार्च 1931। नेहरू रिपोर्ट 1928। चौरी चौरा हत्याकांड तो यह हुआ था 1922 में। चौरी चौरा 1922। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यानी कि सबसे पहले चौथा चौरी चौरा होगा, फिर आपका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर आ जाएगा आपका सविनय अवज्ञा और फिर होगा गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा तो कंचनजंगा सिक्किम हो जाएगा, और मकालू तो मकालू नेपाल। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2-1-3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। ऑप्शन दूसरा पॉइंट है ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोच, रैदाक। नेक्स्ट है रावी, दिहांग, लोहित, धनसिरी, लोहित, कलांग, कंपली। और चौथा है नर्मदा, भीमा, तुंगभद्रा। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पे पहला यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही सुमेलित है, तीसरा चौथा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। दूसरा है छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। तीसरा है कि नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। अब उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन से यहाँ पे असत्य हैं? तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन जो है वह असत्य हैं यानी कि गलत है, सिर्फ तीसरा यहाँ पे सही है। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे दो कथन गलत हैं यानी कि पहला दूसरा गलत है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। दूसरा है कि यह मैदान लैटेराइट मृदा से बना है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कथन यहाँ पे सिर्फ सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह मैदान लैटेराइट मृदा से नहीं जलोढ़ निक्षेपण से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय का हड़ताल रही, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो ये जो है ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि सी वाला यहाँ पे गलत है। और ऑप्शन डी में जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। कारण क्या है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चटगांव शस्त्रागार किसके उसमें हुआ था, तो सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। और लाहौर षड्यंत्र, तो लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास। ऊपर नीचे हो गया है तो देखते हैं। और गदर पार्टी, तो गदर पार्टी से लाला हरदयाल संबंधित है। तो इस तरीके से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। चटगांव शस्त्रागार सूरसेन, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास और गदर पार्टी तो लाला हरदयाल। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1 मिनट। तो 1883 कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी। और 1883 कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 तो यह हो जाएगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 तो यह हो जाएगा अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। और 1932 तो यह हो जाएगा व्हाइट कॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन है कि उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, गलत है, उन्होंने समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की, तो 1875 में की। और दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण लेखन किया, कब, तो 1860 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, कब किया, तो यह किया गया 1882 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने, कब बने, तो यह बने थे 1863 में। तो यहाँ पे कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो यह हुई दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब किया, तो 1860 में किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे पहले होने वाली घटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। अब उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला कथन है, दूसरा यहाँ पे सही है। पहला कथन असत्य है, दूसरा यहाँ पे सही है। पहला दिया हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर नहीं भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मृदा का विकास सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले दशाओं में हुआ है तथा गहरे निम्न भागों में यह दोमट है, निचले भागों में इसमें कपास, गेहूं तथा दाल आदि पैदा की जाती है। उपरोक्त विवरण किस मृदा से के संबंध में है। तो ये जो विवरण है यह दिया हुआ है लाल मृदा के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनूक क्या है। तो चिनूक जो है यह
रॉकीज के पूर्वी ढालों पर बहुत गर्म और सूखी पवन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रॉकीज का एक नाम है स्नो ईटर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। दूसरा है, यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। और तीसरा है कि यह सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर से समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका कौन सा यहाँ पे कौन कौन पॉइंट यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। तो कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। और कारण क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कथन तो गलत है बट कारण सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है एवं उत्तरी ढाल शुष्क रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ हीनता रोग। तो रेटिनाल से कौन सा रोग होता है? एक मिनट। रेटिनाल जो है इससे होता है आपका नेत्र जो है यह सूख कर लाल हो जाता है रेटिनाल की कमी से। टोकोफेरॉल की कमी से जो होता है बांध्यता रोग होता है। साइनोकोबालमिन की घातक रक्ताल्पता हो जाता है। और पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि होती है। तो इसका जो सही कोड होगा 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ऊपर नीचे हो गया है तो सुमेलित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसका हम डायरेक्ट सही आंसर ही जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा यसे विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया या किए गए हैं? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। सही आंसर होगा यहाँ पे कौन कौन से इसमें से शामिल किए गए हैं हृदय के योजना के तहत? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला दूसरा वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पादप हार्मोन है, दूसरी तरफ इनके कार्य हैं। ऑक्सिन तो शिखर प्रधानता है ऑक्सिन से। और जिबरेलिन तो ये कोशिका वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन तो कोशिका विभाजन करता है। और एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धि अवरोधक है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजाइनेसिस का जीन कपास में डाला गया है। इसके फलस्वरूप बीटी कॉटन एक पीड़क सह फसल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे योजना दिया हुआ है और कार्यक्रम। तो यहाँ पे प्रथम योजना जो होगा यह हो जाएगा सामुदायिक विकास। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे तीव्र औद्योगिकरण। तीसरा हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चौथा हो जाएगा यहाँ पे स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। पांचवा हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2 1 3 5 3 5 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार,
मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।